एक कॉमन टॉपिक होता है जिसको सभी जगह पढ़ना पड़ता है, चाहे सेल बायोलॉजी हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, चाहे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस हो। उस टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन किसे कहेंगे। उत्परिवर्तन हमारे शरीर में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जो अचानक परिवर्तित हो जाता है, ऐसा परिवर्तन जो अचानक होता है, स्टेबल होता है और इनहेरिटेबल होता है। तो कैसा चेंज है ये? सडन, स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज इन आवर जेनेटिक मटेरियल। ये कौन से मटेरियल के अंदर चेंज हुआ? जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ के अंदर ये परिवर्तित हो गया है, ये परिवर्तन हो गया है। कैसा परिवर्तन है? वो अचानक हुआ है, हमें नहीं पता था कैसा परिवर्तन हो जाएगा। स्टेबल हुआ है, स्थायी है और इनहेरिटेबल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जा सकता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? म्यूटेशन कहलाएगा। ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर हुआ है। अब म्यूटेशन को पहली बार अगर किसी ने बताया था, किसी ने एक्सप्लेनेशन किया था, तो वो था हुगो डी व्रीज 1901 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इवनिंग प्राइमरोज। जो प्लांट का नाम है इवनिंग प्राइमरोज, ऑर्निथेरा लेमार्कियाना। उस प्लांट के अंदर स्टडी की गई और स्टडी करके पता लगाया गया कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स थी जो अचानक से आ गई थी और वो इनहेरिटेबल थी। उसको उसने क्या नाम दे दिया? उस घटना को, उस हाइपोथेसिस को जो नाम दिया था, वो नाम क्या दिया था? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के जो टाइप होते हैं उसकी बात करें तो मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। एक जीन म्यूटेशन और दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन हो जाएगा और क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाएगा। हम बारी बारी से एक एक की चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम जीन म्यूटेशन की। देखिए जीन म्यूटेशन का मतलब ये है कि पहली चीज तो हमें जानना है कि जीन क्या होता है। जीन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। तो आप कह सकते हो कि जीन क्या है? ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक सीक्वेंस किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। ये पता है हमें न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखो जिनको नहीं पता वो देख लो कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल होगा, फिर उसके साथ में नाइट्रोजनस बेस होगा और उसके साथ में एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच है। तीन मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो मैं उसको बोलूंगा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है तो मैं बोलूंगा उसको डीएनए, और अगर सिंगल है तो उसको बोलूंगा मैं आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड है तो उसको बोलूंगा मैं आरएनए। तो आखिर में डीएनए या आरएनए क्या होता है? ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, ठीक है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच है। और इस न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, उस चेन के अंदर सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस किसका होगा? नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होगा। और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो किसी भी एक न्यूक्लिक एसिड में, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, हमको 4 नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे। या तो मुझे मिलेगा एटीजीसी या फिर मुझे मिलेगा एयूजीसी, ठीक है। ये 4 क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तो जब कभी भी हम डीएनए के बारे में बात करेंगे तो एक सीक्वेंस जो मिलता है हमको, वो सीक्वेंस इस तरीके से हम लिखते हैं एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैंने मेरी मर्जी से लिखा है, ठीक है। ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया। तो पहले हमको पता रखना पड़ेगा कि जीन क्या मामला होता है। जीन जो है वो किसी भी जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है? डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर न्यूक्लियोटाइड का एक फिक्स क्रम होता है, एक फिक्स विन्यास होता है, एक अरेंजमेंट होता है। और उस अरेंजमेंट में अगर मैं देखूं कि कोई चेंज आ गया, क्या कह रहा हूं मैं? स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का और उसमें चेंज आ गया, तो उसी चेंज को मैं क्या बोलूंगा? जीन म्यूटेशन। अब क्योंकि ये चेंज जो है वो किसी ना किसी एक फिक्स सीक्वेंस पर आएगा,
क्योंकि जीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। अब डीएनए तो बहुत लंबा है भाई, अगर ह्यूमन की बात करें तो 2.2 मीटर के आसपास डीएनए की लेंथ है। अब इतने बड़े डीएनए के अंदर इतने सारे जहां नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो हर जगह अलग अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, अलग अलग जीन पाए जाते हैं जो अलग अलग कैरेक्टर दिखाएंगे। अब अगर उस कैरेक्टर के अंदर या उस सीक्वेंस में चेंज आया तो कैरेक्टर में चेंज आएगा। अब वो सीक्वेंस कहाँ होगा, किसी फिक्स जगह पे ही होगा। सोचिए मेरे पास में ये डीएनए है, तो यहाँ पर एक कोई सीक्वेंस है जीन का, एक यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, एक यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस है। इस तरीके से अलग अलग सीक्वेंस है जो अलग अलग कैरेक्टर दे रहे हैं। ये वाला सोचो, यहां पर जो जीन है वो कैरेक्टर दे रहा है स्किन कलर को, ठीक है। यहां पर कोई जीन है वो सोचो कि हाइट जो है वो बता रहा है। तो हम समझ क्या रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जिसको हमने डीएनए या आरएनए बोल दिया है, और उस न्यूक्लियोटाइड की चेन पर सीक्वेंस मिलेगा मुझे, किसका, इन न्यूक्लियोटाइड का। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है, इसमें जो मैंने एटीजीसी लिखे हैं, ये जो कोड लिखे हैं, ये कोड क्या है, ये कोड नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये पढ़ा हुआ है 11th के अंदर आ जाती है बातें ये सारी। तो ये जो स्पेसिफिक कोड है ये स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है। जैसे हमने बात की कि ये, जैसे सोचो ये वाला कोड है, ये यहां इस लोकेशन पे होगा, कोई दूसरा कोड है तो वो यहां इस लोकेशन पे होगा। तो कोई भी स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है वो हम कहेंगे कि स्पेसिफिक लोकेशन पे होगा, स्पेसिफिक लोकेशन पे होगा। तो अगर कहीं मुझे चेंज करना है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तो मैं उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके चेंज करूंगा, या कोई केमिकल है उसको अगर चेंज करना है तो वो उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके ही चेंज करेगा। वो जो चेंज होगा तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जीन जो है वो फिक्स एक लोकाई पर होता है। लोकाई जिसको लोकस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। अब स्पेसिफिक लोकेशन एक जगह है, विशिष्ट जगह है। अब विशिष्ट जगह पर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोल सकते हैं उसको, पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। पूछ लिया क्यों, तो आपको क्या बोलना है भाई, जीन जो है वो एक क्रम होता है, और वो क्रम एक विशिष्ट जगह पे होता है, एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलेगा मुझे। और क्योंकि स्पेसिफिक जगह में चेंज आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है, और स्पेसिफिक जगह में चेंज आने की वजह से उस टाइप के म्यूटेशन को मैं क्या बोल दूंगा, पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन के बारे में तो पढ़ लिया था। अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन की। टाइप्स कितने होते हैं जीन म्यूटेशन के, जो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा करेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, फर्स्ट हो जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे, देखो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है, माना मेरे पास में स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये ATGC, अब इतना मालूम होना चाहिए ATGC लिखा है ना। तो ATGC में देखो यहाँ T आ रहा है, तो आप खुद अपने हिसाब से बता सकते हो कि ये जो स्ट्रैंड है वो डीएनए है कि आरएनए है। तो हमको बताना है ये स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का है, क्योंकि डीएनए के अंदर हमेशा मुझे टी मिलेगा। आरएनए होता तो टी की जगह मुझे यू मिलता, इतना हमें मालूम होना चाहिए। ATGC है, इसका मतलब ये कोई डीएनए है। अब हमें ये समझना है ट्रांजिशन का मतलब। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि सोचिए कोई प्यूरिन। अब प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन का मतलब है कि या तो उसमें एडिनिन होगा, या फिर ग्वानिन हो सकता है, या फिर पिरिमिडिन। और पिरिमिडिन का मतलब क्या होता है, पिरिमिड का मतलब होता है कि या तो उसके अंदर साइटोसिन होगा, थायमिन होगा, या यूरेसिल होगा, ठीक है। थायमिन जो है वो हमेशा मुझे मिलेगा डीएनए में, ये मुझे मिलेगा डीएनए में, और यूरेसिल होगा तो वो मुझे मिलेगा आरएनए में। तो ट्रांजिशन का मतलब है कि अगर कोई प्यूरिन को रिप्लेस कर दे कोई दूसरा प्यूरिन, ठीक है, या फिर कोई पिरिमिडिन जो है उसको रिप्लेस कर दे कोई दूसरा पिरिमिडिन। एग्जाम्पल से समझे, तो सोचो प्यूरिन कौन है यहाँ पे, ये है प्यूरिन, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, और इनकी जगह कोई दूसरा प्यूरिन आ जाए। मतलब जब मैं यहाँ पर लिखूँ कि भाई म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन कौन सा हुआ, ट्रांजिशन म्यूटेशन हुआ, तो जब मेरे पास में यहाँ पर कोई चेंज आएगा तो ए जो है वो चेंज हो जाएगा जी के अंदर, क्योंकि ए क्या था, ए प्यूरिन था, यहाँ लिखा हुआ है, और ये प्यूरिन किसी दूसरे प्यूरिन से चेंज हो जाता है, तो दूसरा प्यूरिन जो है वो जी है, तो यहाँ पर ए की जगह जी आ गया,
टी, बाकी सीक्वेंस वैसा का वैसा है, जी के बाद सी, फिर वापस ए टी जी सी। तो मैंने देखा कि ये जो ए था, ये वाला ए, ये क्या था, प्यूरिन, और इस ए की जगह जी आ गया है, ये भी क्या है, प्यूरिन। तो प्यूरिन की जगह कोई दूसरा प्यूरिन आ गया, इस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन। ये दिमाग में रखना है। पिरिमिडिन का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे सोचो मेरे पास में यहाँ पर ये वाला सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है एटीजीसी वाला, और जब म्यूटेशन हुआ तब यहाँ पर मैंने देखा ए वैसा का वैसा है, टी क्या था, थायमिन, थायमिन क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। तो पिरिमिडिन जो है वो किसी दूसरे पिरिमिडिन से चेंज हो जाएगा, मतलब टी की जगह सी आ जाएगा, सी जी सी। यहाँ पर चेंज केवल किस में आया है, टी और सी के अंदर। क्यों? क्योंकि एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन से रिप्लेस हो गया। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, यहां मैं टी की जगह यू क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो डीएनए का है। हमें जब डीएनए का लिखते हैं तो ध्यान रखना है, यू डीएनए में नहीं आता, टी डीएनए में आता है। तो फर्स्ट टाइप का म्यूटेशन हो जाएगा ट्रांजिशन म्यूटेशन। फिर दूसरा म्यूटेशन की बात करें, सेकेंड म्यूटेशन होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, देखिए ट्रांसवर्जन का मतलब क्या है। यहां पे हमने उस वक्त बात की थी कि जिसमें प्यूरिन से या पिरिमिडिन से चेंज होता है। यहां पर प्यूरिन की जगह आ जाता है पिरिमिडिन, या फिर पिरिमिडिन की जगह आ जाएगा प्यूरिन। ऐसा मामला हो जाएगा। कैसे? जैसे ये सोचो, यहां पर मेरे पास में ATGC करके एक सीक्वेंस है जीन का, और जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से यहां पर ये जो ए था, ये क्या था, प्यूरिन था, और इसकी जगह पिरिमिड आ गया। सोचो मेरे पास में यहां पर टी आ गया, TTGC ATGC। तो चेंज मुझे इसमें कहां दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। अब ये प्यूरिन है और ये क्या है, पिरिमिडिन। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक प्यूरिन की जगह कोई पिरिमिडिन या पिरिमिडिन की जगह कोई प्यूरिन आता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ये ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन है। तो एक तो हो जाएगा जिसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन में प्यूरिन से प्यूरिन, पिरिमिडिन से पिरिमिडिन रिप्लेस हो रहा है। और ट्रांसवर्जन का मतलब प्यूरिन से पिरिमिडिन या पिरिमिडिन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है। यह बात दिमाग में रखनी है आपको। थर्ड टाइप का जो म्यूटेशन है उसको बोलेंगे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया कि देखिए मेरे पास में एक सीक्वेंस है, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर ATGC ATGC ATGC, इस तरीके से मेरे पास सीक्वेंस है। अब यहां मैं ये कह रहा हूं कि सोचिए कोई भी न्यूक्लियोटाइड, कोई भी नाइट्रोजनस बेस वहां से उड़ गया, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही होता है। तो यहां से सोचो मैं कह रहा हूं कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो या तो रिमूव हो जाएगा, है ना, या तो रिमूव हो गया, वो माइनस हो गया, या फिर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, या तो वो रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, या फिर वो ऐड हो जाएगा। कौन? न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसी कंडीशन में सोचिए यहां से ये हट गया, लेकिन कोई दूसरी रिप्लेस नहीं हुआ है, एक ही जगह कुछ नया चीज आई नहीं है। अगर आता तो हम उसको ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्जन बोल सकते थे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये देखो ATGC TGC ATGC, इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास में जो चीज आई है उसमें A है ही नहीं, A जो है वो डिलीट हो गया कहीं से। तो जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो मैं 3 के जोड़े बनाता हूँ, ये वाले 3 जोड़े, ये वाले 3, ये वाले 3, ये वाले यहाँ पर 2। यहाँ ऊपर वाले के अंदर देखो आप 3 3 3 3, क्योंकि हम बोलते हैं 3 का कोडन होता है। तो 3 का सेगमेंट बनता है। जब हम यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये बोलेंगे कि पूरे डीएनए के सीक्वेंस में जहां पर कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जीन का, वहां पर अगर कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गया, तो रिमूव हो जाने से क्या होगा, जो यहाँ पर ये 3 के कोडन बने हुए थे, 3 के जो जोड़े बने हुए थे, उन जोड़ों का मामला बदल जाता है, वे शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक जना हट गया ना, सीट खाली हो गई, सीट खाली होगी तो वैसे आप शिफ्ट करो, अपने एक दूसरे पास में बैठ जाओ। तो ये ATG ये तो ऐसे ही रहा, लेकिन यहां से ये जब चीज हट गई तो देखो C के पास में कौन आ गया, T, और यहाँ G जो है वो यहां से शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होकर इनके पास में आ गया। तो ये जो 3 जोड़े पहले ये थे, ये अब यहाँ A के हट जाने से CTG बन गया है, शिफ्ट हो गया है मामला। तो ये चीज हो जाएगी जिसमें यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, रिमूवल की। ये रिमूव हो गया है न्यूक्लियोटाइड। अब मैं बात करता हूँ, सोचो कोई चीज ऐड हो गई, यहाँ लिखा मैंने ATGC
ATGC, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो गया, म्यूटेशन, और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐड हो रहा है, कोई यहाँ रिमूव हो रहा था, ऐड हो रहा है। सोचो कोई A ऐड हो गया, इसके बीच में यहाँ पर A आ गया है, तो ये ATGC ATGC। अब कैसे मालूम चलेगा कि शिफ्ट हुआ है? वही 3-3 का सीक्वेंस, ये 3 का सीक्वेंस, ये 3 का सीक्वेंस, ये 2। अब 3-3 का सीक्वेंस पहले कैसा था? ATG CATGC, लेकिन जैसे ही A ऐड हो गया तो यहाँ सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, जो जोड़े हैं वो इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो कोडोन बने हैं वो 3-3 का सेगमेंट कैसा बनेगा? अलग टाइप से। क्यों? क्योंकि A के आ जाने पर शिफ्ट हो गया है मामला न्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ जो शिफ्टिंग मैकेनिज्म चल रहा है, फ्रेम शिफ्ट हो रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो 3 टाइप के म्यूटेशन हो गए, एक है ट्रांजिशन, एक है ट्रांसवर्जन, और तीसरा है यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसमें क्या हो रहा था? हम बात कर रहे थे जब ट्रांजिशन की तो प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा था या पिरिमिडिन से पिरिमिडिन रिप्लेस हो रहा था। जब हमने बात की ट्रांसवर्जन की तो उसके अंदर प्यूरिन से पिरिमिडिन या पिरिमिडिन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा था। लेकिन जब हम फ्रेम शिफ्ट की बात करेंगे तो किसी न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस में ऐड हो जाने पर या उसके रिमूव हो जाने पर पूरी जो कोडोन की जो फ्रेम होती है वो शिफ्ट हो जाती है। तो शिफ्ट होगी, यहाँ पर देख लीजिए, या तो रिमूव होने पर शिफ्ट हो जाएगी या फिर ऐड होने पर शिफ्ट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बाद में हम जो है वो 2-3 और म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे कोर्स के अंदर एक लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो किस टाइप का म्यूटेशन है? वो जीन म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन में आएगा वो। और जीन म्यूटेशन के अंदर उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? तो उसको बोलते हैं हम मिस सेंस टाइप का जीन म्यूटेशन है। क्या होता है देखिए, फोर्थ की बात करते हैं हम, मिस सेंस। ये मिस सेंस टाइप का म्यूटेशन जो है उसमें एग्जांपल है, आपके दिमाग में रखना है आपको, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब ये जो एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, इसका मतलब क्या है? पहले तो इस मिस सेंस म्यूटेशन को समझ लेते हैं। क्या हुआ? देखिए कोई सीक्वेंस होता है नॉर्मल, ठीक है, ये मैंने वापस लिख दिया इसको, सीक्वेंस को, ATGC ATGC, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर सीक्वेंस बना दिया है जीन के। अब यहाँ हमको मालूम है हम 3-3 के कोडन बनाते हैं, ये 3-3 के बना दिए हमने जोड़े इस तरीके से। अब क्या हुआ? यहाँ पर म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन कैसा हुआ? म्यूटेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो जोड़े थे ये तो सारे के सारे इक्वल थे, मतलब यहाँ पर ATG की जगह ATG ही आया है, ये CAT ही आया है, ये GCA ही आया है। लेकिन यहाँ वाला जो GAG होता है, ये GAG यहाँ पर चेंज हो जाएगा और चेंज होकर के क्या बन जाएगा? GUG। मतलब A जो है, A की जगह क्या आ गया है अब? U। यहाँ पर A की जगह U आया है, तो आप देख रहे हो कि ये A क्या था? A था प्यूरिन, और U किस में आता है? U आता है पिरिमिडिन, मतलब प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आया। लेकिन हम बात करते हैं कि DNA जो होता है उसके अंदर हम हमेशा किसकी बात करेंगे? ATGC की बात करेंगे। तो वहां जब ATGC की बात करते हैं तो पिरिमिडिन के अंदर या तो मैं कह सकता हूं C आ जाएगा या फिर T आ सकता है, T या C दोनों में से कोई आएगा। यहाँ क्या आ गया? U। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि अगर सोचो यहाँ पर U आ गया, तो इस टाइप के म्यूटेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर बननी होती है, क्योंकि ये जो चीज बनी है ना, ये RNA बना है, ये DNA था, ये DNA था, ठीक है। और DNA जो है, DNA का ये जो यहाँ पर सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है। यहाँ पर कोडिंग मास्टर स्ट्रैंड जो होती है वो इसकी जस्ट ऑपोजिट होती है। A की जगह क्या आ जाएगा? T की जगह A, G की जगह C की जगह G, A की जगह T की जगह A, G की जगह C की जगह G और A की जगह T, G के आगे C, A की जगह आगे T, G की जगह C, फिर A की जगह आगे आ जाएगा आपके वापस T, यहाँ A, और ये आ जाएगा G के आगे C। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या था? एक DNA, ये DNA है, क्लियर। अब DNA की ये जो नीचे वाली स्ट्रैंड होती है, ये वाली स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड का क्या हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। समझिए बात को, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी डिटेल में पूछते हैं।
भाई डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो जो ऊपर की तरफ हम कोड बनाएंगे जस्ट उसका ऑपोजिट कोड नीचे होगा। तो ए का ऑपोजिट कोड क्या होता है? टी। ये ए टी जी सी इस तरीके से जोड़े बनते हैं, ध्यान रखना। तो ए के आगे हमेशा टी आएगा, जी के आगे हमेशा सी आएगा। तो मैंने यहां पर ए के आगे क्या लिखा? टी, और जी के आगे क्या लिखा है? सी। तो मेरे पास में ये डीएनए का एक सीक्वेंस है। अब क्या हुआ कि यहां पर इसका जब म्यूटेशन, मतलब इसका जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन में मैं देख रहा हूं कि सी टी सी, तो सी की जगह क्या बना? जी। टी की जगह मुझे बनना था ए, और सी की जगह मुझे बनाना था जी, लेकिन यहां टी की जगह यहां पर क्या बन रहा है? यू। बात समझ में आ रही है? तो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ आता है? बुक के अंदर लिखा हुआ आता है कि जो GAG है ना, GAG की जगह यहां पर GUG बन गया, मतलब ए की जगह यू आ गया। लेकिन वो ए की जगह यू कैसे आया? हमको बताना है। ये ए जो है ये ऊपर वाला यहाँ स्ट्रैंड है, ट्रांसक्रिप्शन इसका नहीं हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन इसके नीचे वाला जो ये वाला जो स्ट्रैंड होता है इसका हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड जो है वो यहाँ होगा, मास्टर स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस डीएनए से mRNA बना है। तो ये जो यहाँ आरएनए बना है, इस आरएनए के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है GAG और इसके आगे CTC, तो CTC बनना था GAG। देखिए यहाँ पर यहाँ जो CGT है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है? GCA, तो GCA बना है। तो जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो जो स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है वो एज इट इज डीएनए की एक जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड होता है ना, वो उसकी एज इट इज होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके एज इट इज नहीं है, यहाँ GAG था, यहाँ GUG आ गया। तो कुल मिलाकर के साधारण लैंग्वेज में बुक में लिखा हुआ है कि GAG की जगह GUG आ जाता है। क्लियर? तो हमें यह देखना है कि GAG कहां होता है, कौन से स्ट्रैंड पर होता है, और GUG कौन से स्ट्रैंड पर होता है? GAG होता है डीएनए पे, ठीक है। और डीएनए के ऊपर भी ऊपर वाली जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा वो वाली स्ट्रैंड के अंदर GAG होता है। ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तब हमारे पास में जो आरएनए आएगा, उस आरएनए में मेरे पास में क्या बन जाता है? GUG। तो यहां पे जब GUG बना तो इसका मतलब ये जो GUG है, ये GUG एक चेन बनाएगा, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या काम करती है? स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब ये प्रोटीन है। प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन हुआ, उस ट्रांसलेशन के अंदर अगर नॉर्मल म्यूटेशन नहीं हुआ होता तो मैं क्या देखता कि GAG है, मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है GAG, मैं इसी को ले लेता हूं, केवल इस वाले चीज को, GAG, और इसके आगे क्या था? CTC। ये डीएनए है। क्या है? ये एक डीएनए, इसको समझो। अब डीएनए है तो मैं क्या, इस जो नीचे वाली स्ट्रैंड होती है इसका क्या करूंगा? मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगा। जब इसका मैं नीचे वाले का ट्रांसक्रिप्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? CTC की जगह मुझे क्या मिलेगा? GAG मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, यही मेरे पास में आरएनए आएगा। अगर ये आरएनए आता तो नॉर्मल तरीके से मेरे पास में हीमोग्लोबिन की चेन बनती। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है वो नॉर्मल बनती, नॉर्मल चेन बन रही है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि GAG था एक स्ट्रैंड के ऊपर, और नीचे की तरफ यहां पर CTC था। जब मैंने यहां पर ट्रांसक्रिप्शन करवाया तो ट्रांसक्रिप्शन से जो मेरे पास में आरएनए बना है, उस आरएनए में CTC की जगह यहां पर जो GAG बनना चाहिए था उसकी जगह GUG बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बनना चाहिए था? GAG बनना चाहिए था, लेकिन बन क्या गया है आरएनए के अंदर? GUG। तो अब ये क्या कर रहा था भाई? ये क्या कर रहा था? ये चेन बना रहा था। क्या कर रहा था? पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा था ना, ट्रांसलेशन के थ्रू। तो ये जो आरएनए बना है ये क्या करेगा? ये भी चेन बनाएगा, लेकिन अब ये चेन के अंदर मामला खराब हो जाएगा। बीटा जो चेन है, उस बीटा चेन के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनाती है पॉलीपेप्टाइड चेन, उसका मामला खराब हो जाएगा। खराब होने की वजह से हमारी जो आरबीसी है वो हो जाएगी हंसिया आकार, सिकल सेल, सिकल शेप हो जाएगा उसका, तो इसको हम सिकल सेल बोलेंगे। और हंसी आकार हो जाएगी तो हमारी वो आरबीसी किसी काम की नहीं है। आरबीसी का काम होता है, उसको ठेका दिया हुआ होता है ऑक्सीजन लेके जाने का। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसका शेप हंसिए के जैसा हो गया है ना, हंसिया मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं उसको दातल्ली, तो जिससे हम घास वास काटते हैं, जो चारा होता है उसको काटते हैं, वो चीज हंसिया होता है। अब सेल का शेप जो कि नॉर्मल आरबीसी होती है वो अब कैसी हो गई है? सिकल टाइप के शेप की। तो उसकी वजह से उसका काम उससे छूट गया। ऑक्सीजन अब वो लेके नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन लेके नहीं जाएगी तो बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी। एनर्जी की कमी हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ेगा, एनर्जी बनाएगा।
तो जब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके जा रही थी, अब हीमोग्लोबिन का शेप ही चेंज हो गया है तो वो ऑक्सीजन कम लेके जाएगी, तो ऐसी कारण इसकी वजह से आरबीसी का काउंट हो जाएगा डिक्रीज, हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो जाएगी। तो कम होने की वजह से उसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी काउंट का कम हो जाना, है ना। तो यहाँ पर ये आरबीसी काउंट किसकी वजह से कम हुई है, कौन सा म्यूटेशन हुआ, तो आप बोलना है जीन म्यूटेशन। किस टाइप का म्यूटेशन है ये, मिससेंस म्यूटेशन। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन में जो कोडोन के बाद में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कोडोन चेंज हो गया, उसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन चेंज हो गई। और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन चेंज हो जाती है किसी एक कोडोन के चेंज होने पर, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, मिससेंस। यहां गलती हो गई, मिससेंस मतलब गलती हो जानी यहां पर। तो मिससेंस का मतलब है कि नॉर्मल चेन बनानी थी उसको, लेकिन एक कोडोन चेंज होने की वजह से उसने पॉलीपेप्टाइड चेन को ही चेंज कर दिया, उसी चीज को मिससेंस बोलते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए, सिकल सेल एनीमिया के अंदर हम एक और चीज पढ़ते हैं कि अगर जिस इंसान को सिकल सेल एनीमिया है ना, अफ्रीका के अंदर सिकल सेल एनीमिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, उनके अंदर मलेरिया नहीं होता। तो मलेरिया का ना होना एक प्रकार से उनके लिए सिकल सेल की वजह से है। और सिकल सेल जिसमें होगा, मतलब मलेरिया कैसे होता है कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो अटैक करते हैं आरबीसी पे। अब आरबीसी ही उसको सिकल जैसी मिल रही है प्लाज्मोडियम को, तो प्लाज्मोडियम जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब मौत जब हो जाती है तो वो बच्चा जो है वो मलेरिया से बच गया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों के अंदर सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है उनको मलेरिया नहीं होता। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमने अभी तक कौन कौन से म्यूटेशन की बात कर ली है। देखिए, हमने बात की है ट्रांजिशन, हमने बात की है ट्रांसवर्जन, हमने बात की है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, हमने बात की है मिससेंस। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ म्यूटेशन की, जिसको बोलते हैं हम, यहां लिख देता हूं फिफ्थ म्यूटेशन, नॉनसेंस। अब ये नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है। देखिए, नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब है कि नॉर्मल जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये मेरे पास में डीएनए है और इस नॉर्मल सीक्वेंस से जो आरएनए बनेगा, उस आरएनए के अंदर नॉनसेंस म्यूटेशन क्या था, डीएनए से आरएनए बन रहा है नॉर्मल तरीके से। अब डीएनए से आरएनए बन रहा था, लेकिन बीच में कोई स्टॉप कोडन आ गया। स्टॉप कोडन मालूम है आपको, स्टॉप कोडन कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG, UGA, ये क्या है, स्टॉप कोडन है। क्या होता है बेटा, स्टॉप कोडन। अब नॉर्मल जो यहाँ डीएनए का सीक्वेंस था और उसका जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन करने से आरएनए के अंदर बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया, सोचो ये UAA, ये स्टॉप कोडन है। और जब ये आरएनए यहाँ पर अब क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन जो है बेचारा बनते बनते बीच में ये जैसे ये स्टॉप कोडन आएगा तो प्रोटीन बनना रुक जाएगा। मतलब चुपचाप काम कर रहे थे और काम करते करते अचानक से जो है वो क्या आ गया, स्टॉप कोडन। आरएनए बेचारा चुपचाप प्रोटीन बना रहा था कि देखा कि अचानक से बीच में क्या आ गया, स्टॉप कोडन। उसने काम करना बंद कर दिया, भाई साहब बस बात खत्म, अपन काम नहीं करने वाले। अब आधी अधूरी प्रोटीन क्या करेगी। तो यहां पर इस टाइप का जो म्यूटेशन है, जिसमें यहाँ ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन बन रही होती है वो प्रोटीन रुक जाती है बनना। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, स्टॉप कोडन। अचानक से स्टॉप कोडन आ गया है, क्या बोलेंगे, किस टाइप का म्यूटेशन हो गया, नॉनसेंस। एक लास्ट म्यूटेशन है जिसको हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन के मैं कह रहा हूं बहुत सारे टाइप है ना। अभी कौन सा पढ़ा था, नॉनसेंस। एक लास्ट म्यूटेशन हो जाएगा साइलेंट म्यूटेशन। तो जो साइलेंट म्यूटेशन है उसका मतलब ये है कि यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उस न्यूक्लियोटाइड में चेंज तो हुआ है, ठीक है, लेकिन चेंज ऐसा हुआ है कि उसके कारण, मतलब न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हुआ, न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन उसकी वजह से कोई बड़ा मेजर फिनोटाइप नहीं दिख रहा है। तो मेजर फिनोटाइप यहां पर चेंज नहीं दिख रहा है, नो फिनोटाइप चेंज, मतलब बाहर जो लक्षण दिखने होने चाहिए वो लक्षण कोई दिख नहीं रहे हैं। तो उस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होते हैं वो बड़े नॉर्मल, हम बात करें बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कौन कौन सी बात की है,
हम अभी साइलेंट म्यूटेशन की बात की है, इसका मतलब कि चेंज तो हुआ उसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हो गया है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया है, लेकिन फिनोटाइप चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अंदर का मामला जो एटीजीसी वाला था उसमें से सोचो कोई एक आध उड़ गया, लेकिन जो लक्षण दिखने चाहिए थे वो लक्षण यहां पर नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा साइलेंट है, नॉर्मल। ये साइलेंट जो म्यूटेशन होता है, इस म्यूटेशन को हम लीथल म्यूटेशन भी कह सकते हैं, घातक प्रकार का म्यूटेशन, क्योंकि ये जब रिसेसिव कंडीशन में होता है तब तो कोई फिनोटाइप चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही ये डोमिनेंट कंडीशन में आ जाता है, डोमिनेंट में तो आएगा नहीं, रिसेसिव है मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पर ये नॉर्मल कोई फिनोटाइप चेंज नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही ये होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव आ जाता है तो ये अपने आप को शो करेगा, और इससे हो सकता है किसी की मौत भी हो जाए, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना, अभी तक तो उसने फिनोटाइप को दिखाया नहीं था, फिर लक्षण जो है, जो कैरेक्टर होता है वो दिखाए नहीं थे, शो नहीं किए थे, क्योंकि कैसा था, रिसेसिव, हमने पढ़ा है ना, रिसेसिव और डोमिनेंट। ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। इसमें ये क्या है, जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट होता है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। स्मॉल टी क्या होता है, वो रिसेसिव होता है। अब मैं कह रहा हूं कि कोई एक ऐसा सोचो म्यूटेशन हो गया जो किस में हुआ है, इस रिसेसिव एलील के अंदर हुआ है, तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तो ये बेचारा किसी भी टाइप का फिनोटाइप नहीं दिखाएगा। हम क्या सोचेंगे, अपन सब रेडी रहते एकदम, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्थी। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन होगी और ये नेक्स्ट जनरेशन में अगर ये वाला मामला बैठ गया, मतलब रिसेसिव जो था उसने कौन सी कंडीशन ले ली है, ये वाली, जब दोनों सेम होते हैं उसको बोलते हैं होमोजाइगस। जब ये वाली कंडीशन ले ली तो ये हो सकता है जो अभी तक छुपा हुआ था और कोई भी फिनोटाइप कैरेक्टर नहीं दिखा रहा था, ये किसी को मार दे, तो यहाँ पर ये कंडीशन लीथल हो सकती है, घातक हो सकती है, प्राण जा सकते हैं किसी के। तो साइलेंट म्यूटेशन इज वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजर। तो यहाँ बात कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना कैरेक्टर ही नहीं दिखा रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस में दिखाएंगे और पता नहीं कैसा कैरेक्टर दिखाएगा यार। तो बात ये है, तो हम जो अलग अलग जीन के म्यूटेशन की बात करते हैं उसके अंदर हमने ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट, मिस सेंस, नॉन सेंस और एक बात की है साइलेंट म्यूटेशन की। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फ्रेम शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं फ्रेम शिफ्ट के ऊपर। तो ये जीन म्यूटेशन खत्म हो गया। अब अगली बात करेंगे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। उससे पहले एक बात बता देता हूं कि म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, आपको मालूम है? देखो, म्यूटेशन जो है उसको करने वाले जो भी केमिकल होंगे, जो गैस होगी, जो भी मॉलिक्यूल होगा, जो भी अल्फा बीटा गामा रेज होगी, यूवी रेडिएशन हो गया, कॉस्मिक रेज हो गई, कोई सोचो मस्टर्ड गैस आ गई, ठीक है, तो इस टाइप की जो भी चीजें होगी उसको जो म्यूटेशन करता है उसको बोलते हैं हम म्यूटाजन। उत्परिवर्तन करने वाले को उत्परिवर्तजन बोलेंगे। म्यूटाजन कौन है? जो म्यूटेशन करते हैं, म्यूटेशन करने वाले म्यूटाजन हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल सोचो कोई यूवी रे है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, ये भी म्यूटाजन हो सकती है। इसीलिए तो हम जब जाते हैं एक्सरे करवाने, है ना, तो एक्सरे करवाने जाते हैं तो वहां लिखा हुआ होता है भाई साहब दूर रहो। क्यों? मजा आ रहा है उसको। एक्सरे जो है वो हमारे अंदर उद्भासन करके, एक्सपोज करके हमारी सेल के डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंस, जीन में मामला गड़बड़ कर सकता है, तो इसीलिए हमको दूर रखा जाता है। तो एक्सरे हो गया, है ना, गामा रे हो गई, आपके यूवी रे हो गई, रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स होते हैं वो हो गए, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ये हो गए। वैसे ही सोचिए कोई गैस हो गई, मस्टर्ड गैस हो गई, कोई न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ हमने बात की है गैस की, केमिकल की, कोल्चिसिन हो गया केमिकल, आपके कुछ सोचिए एसिटोमाइसिन हो, एसिटोमाइलिन हो गया। तो ये अलग अलग टाइप की गैस हो गई, अलग अलग टाइप के केमिकल हो गए जो म्यूटेशन कर सकते हैं, उनको म्यूटाजन बोलते हैं। तो जो टर्म दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन उन पे आता है। म्यूटाजन का मतलब है जो म्यूटेशन करवाते हो उनको बोलेंगे म्यूटाजन। एक मैं टर्म लिख रहा हूं यहाँ पे, म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब क्या हो गया भाई? जिनके अंदर म्यूटेशन हो गया। सोचिए मेरे अंदर म्यूटेशन हो गया तो मैं म्यूटेंट हूं। एक मूवी है एक्स मैन वाली, देखिए, जिसके अंदर उसके हाथ से ऐसे वो निकल जाते पंजे। तो वो पूरा का पूरा जो एक्समैन की सीरीज देखोगे आप, तो उसमें दुनिया भर के ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो म्यूटेंट होते हैं, जिनमें किसी ना किसी टाइप की अदृश्य ऐसी भयानक टाइप की शक्ति आ जाती है। तो क्यों आई वो शक्ति? वो फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आए? उनमें म्यूटेशन हो गया था, और वो म्यूटेशन जो है वो कैसा हो गया? स्टेबल हो गया, उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है वो। तो म्यूटेशन का मतलब ही यही है कि जो सडन हो,
स्टेबल हो, इनहेरिटेबल हो, ऐसा परिवर्तन ही म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन जो हो गया, तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? म्यूटेंट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए म्यूटाजन का मतलब वो केमिकल जो म्यूटेशन करवाते हैं वो म्यूटाजन है। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें म्यूटेशन हो जाता है वो म्यूटेंट है। और वो सीक्वेंस जिसमें म्यूटेशन हो जाएगा उसको बोलेंगे हम म्यूटॉन। ये देखो टर्म आ गई वापस। तो म्यूटॉन का मतलब क्या हो जाएगा? वो सीक्वेंस जिसमें क्या हो गया? म्यूटेशन। क्या बात समझ में आ रही है? 3 वर्ड दिमाग में रखने हैं, म्यूटाजन, म्यूटेंट एंड म्यूटॉन। ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़ा देखो आपस में एक दूसरे मेल खाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो म्यूटाजन मतलब जो केमिकल म्यूटेशन करवाते हो, म्यूटेंट मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो गया हो, म्यूटॉन का मतलब जिस सीक्वेंस में म्यूटेशन हुआ हो वो म्यूटॉन हो जाएगा। तो इसके बाद में हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करेंगे।